हेलो गर्ल्स, दोबारा आते हैं अपनी स्टडी पे। एग्जाम हो लिए और हम थर्ड जो बुक है अपनी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इसके कुछ चैप्टर में जो बिल्कुल सिंपल हैं, मैं अकाउंटिंग रेशो और कैश फ्लो स्टेटमेंट करवाने के बाद उन पे जाऊं। आज हम अकाउंटिंग रेशो स्टार्ट कर रहे हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड ये सब रहता है। आपने देखा पीछे +1 में भी आपने देखा कि हम वर्ष के अंत में वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उससे हमें पता लगता है कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया, कितनी हमारी एसेट्स है, कितनी हमारी लायबिलिटी, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। पहले तो प्रॉफिट का पता चला और उसके बाद हमने उसकी बैलेंस शीट बनाई और हमें उस फर्म की, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स का या लॉस का पता चलता है और उसके फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। लेकिन अगर आप देखें तो फाइनेंशियल जो डाटा हमें मिलता है वो एब्सोल्यूट फिगर्स में रहता है। पूरे 1 लाख प्रॉफिट हुआ, 10 लाख प्रॉफिट हुआ, हमारी एसेट्स 20 लाख, हमारी लायबिलिटी 20 लाख। ये एब्सोल्यूट जब हमें फिगर मिलती है तो वो कुछ बहुत ज़्यादा हमें उससे जानकारियां नहीं मिलती तब तक जब हम एक फिगर को दूसरे के साथ रिलेट करके नहीं देखते। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में आपके करंट एसेट्स भी होती है, करंट लायबिलिटीज भी होती है। करंट एसेट अलग से दिख रही है, हमें करंट लायबिलिटी भी दिख रही है, लेकिन हमने अपनी करंट लायबिलिटीज को पे करना हो तो हमारे पास करंट एसेट कितनी है। जब हम इन दोनों को आपस में एक दूसरे के रिलेशन में हम देखते हैं तो बोलते हैं कि करंट लायबिलिटी से करंट एसेट्स डबल होनी चाहिए, बेस्ट जो अच्छी स्थिति मानी जाती है। लेकिन अगर हमें करंट लायबिलिटी एकदम से पे करनी पड़ती है, एकदम से अगर हमें पे करनी पड़ती है तो हमारी लिक्विड एसेट कितनी है, जिनको हम एकदम से मार्केट में कैश करवा के, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये तो बिल्कुल लिक्विड होते ही हैं। और भी होते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं, उनको हम बेच के तो हम एकदम हमें पे करना पड़े तो कितना है। तो ऐसे एक दूसरे के रिलेशन में जब हम फिगर्स, फाइनेंशियल डाटा को रखते हैं तो उनके बीच में जो कंपैरेटिव जो रिलेशन हम देखते हैं उनको एनालिसिस, उनका फिर एनालिसिस भी करते हैं। तो वो जो एक दूसरे के रिलेशन में जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं तो उसी को अकाउंटिंग रेशो कहते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस मीन सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट प्लान। प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही होता है। बहुत सारी आपने रेशो आगे आगे हम देखें, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, लिक्विडिटी रेशो है और हमारी सॉल्वेंसी रेशो है। बहुत सारे डिफरेंट रेशोज हम करेंगे तो, और उसको जब उनका एनालिसिस हम करते हैं तो बहुत ही हमें बहुत ज़रूरी जो इंफॉर्मेशंस होती है वो हमें मिलती हैं। Arranging them in groups according to certain circumstances and then presenting them in a convenient and easily readable and understandable form। उसको हम रेशो को देखते ही, जैसे रेशो निकलती है, जो रिजल्ट्स होते हैं उससे हमें एकदम से हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मिलती हैं और हमें एकदम समझ आ जाती है, स्थितियों का पता चलता है। और इसी प्रकार रेशियो एनालिसिस इज एन अटेम्प्ट टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सिंप्लीफाइड, सिस्टमेटाइज्ड एंड समराइज्ड फॉर्म। विद द हेल्प ऑफ रेशियो एनालिसिस वी कैन मेजर द, क्या हमने कहा सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी,
हमारी स्थितियां कैसी हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, कितनी एफिशिएंटली हम बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस, ये सब हमें जानकारियां मिलती हैं। अब हम मीनिंग ऑफ रेशो फिर चलते हैं थोड़ा सा। Ratio analysis is a process of computing, determining, and presenting the relationship of items or groups of items of financial statement to provide a meaningful understanding to the of the performance and financial position of the business concern. Methods क्या क्या होते हैं देखेंगे, बहुत सिंपल है मेथड्स। परसेंटेज मेथड, जिसमें रिजल्ट हमारे परसेंटेज में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेल 2 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 है, तो हम इनका रिलेशन जब हम देखेंगे रेशियो एनालिसिस में, परसेंटेज मेथड में, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 अपॉन सेल इंटू 100। तो 25% हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या बताती है कि हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% है। 25% ग्रॉस प्रॉफिट। और जितने भी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होती हैं, चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट रेशियो, एक्सपेंसेस एंड ऑपरेटिंग रेशियो, वो परसेंटेज फॉर्म में ही हमें मिलती है। रेट मेथड भी है। रेट मेथड में, इन दिस मेथड द क्वोशिएंट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग वन फिगर विद अनदर। सिंपल, जैसे डेट टर्नओवर रेशियो। रेट मेथड में हम 100 से, उस जैसे परसेंटेज मेथड में हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें बस एक फिगर डिवाइडेड बाय अनदर फिगर। फॉर एग्जाम्पल, नेट डेट टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर मतलब सेल, डेटर्स टर्नओवर रेशियो में ऊपर नेट क्रेडिट सेल, डेटर्स का डायरेक्ट किसके साथ रिलेशन होता है, क्रेडिट सेल के साथ, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर मीन्स ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाता है हमारा डेटर्स एवरेज डेटर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये किस में चली जाएगी, परसेंटेज मेथड बन जाएगा। लेकिन 4 लाख अपॉन, फॉर एग्जाम्पल 80,000 हमारे डेटर्स है, एवरेज डेटर्स हमारे 80,000 है, तो सेल कितने गुना हुई, गुणा मतलब 5 टाइम, 5 गुना सेल है ना। डेट टर्नओवर रेशियो कितनी आई, 5 टाइम, 5 गुना, 4 लाख अपॉन 80,000। तो एक्टिविटी रेशियोज जितनी भी होती हैं, चाहे स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, डेटर टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो जो भी होगी, तो आपने रेट मेथड लगाना है, मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना है। तो 5 टाइम, 3 टाइम, 2 टाइम, 4 टाइम जो भी होगा वो आपका आंसर आएगा। प्रोपोर्शनेट मेथड, इसमें हम ऐसे रेशियो में आता है, जैसे मान लो ये इसको रेशियो में लिखना होता है तो कितना था, 5:1 यहाँ आ जाना था। तो उसी प्रकार जैसे ये रेट मेथड में हम टाइम्स में कितने गुना, 5 गुना, 4 गुना, 6 गुना, तो 5 टाइम हुआ, 2 गुना मतलब 2 टाइम हो गया तो 2 गुना। तो प्रोपोर्शनेट मेथड में हम ऐसे टाइम्स में नहीं, हम सीधे जैसे यहाँ पे 4 लाख अपॉन 2 लाख, 2 अपॉन 1, तो 2:1 इसका आंसर आया, तो उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड। इन दिस मेथड रिलेशनशिप ऑफ 2 आइटम्स इज डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन रेशो में ये दिख रहा है आपको। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी।
तो 4 लाख अपॉन 2 लाख 2:1 बेस्ट जो मानी जाती है करंट रेशियो का। थंब ऑफ रूल भी 2:1 ही माना जाता है।